चलिए SRE 2400 एंड 2410। पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर फर्स्ट स्टडिंग SRE 2400 एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोस्तों, ये जो स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज अ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड। दैट मींस दिस इज गॉट रिवाइज्ड। वी आर स्टडिंग दिस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड व्हिच इज एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि पहली बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वैसे ही जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं, हिस्टोरिकल यानी पास्ट डेटा के ऊपर बेस्ड। सेकंड, हम उसका रिव्यू कर रहे हैं। तीसरी चीज आप ये समझ लो, 2400 में हम जो बात कर रहे हैं वो क्या है? तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट 2400 में वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट अ केस वेयर वी आर डूइंग रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर वी ourselves are not the independent auditor of financial statements of the entity। मतलब समझ में है? हम कंपनी के इंडिपेंडेंट ऑडिटर नहीं है, यानी कि हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहे। क्या कर रहे? वी आर नॉट ऑडिटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। व्हाट आर वी डूइंग? हम सिर्फ उसका रिव्यू कर रहे हैं। दो सिचुएशंस हो सकती है दोस्त, आप जब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी ऑडिटर हो और रिव्यू भी कर रहे हो, राइट? दिस इज नॉट दैट केस। ये वो सिचुएशन नहीं है। तो सर, अगर अपन ऑडिट कर रहे हैं तो रिव्यू क्यों करेंगे? गुड क्वेश्चन। नॉर्मली ऑडिट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा और रिव्यू जो होगा वो किसका होगा? क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर उस केस में 2400 नहीं लगेगा, 2410 लगेगा। यानी 2400 और 2410 में बेसिक डिफरेंस आप क्या समझ सकते हो? 2400 में हम कंपनी के ऑडिटर नहीं है, यानी क्या कंपनी के बारे में हमें ऑलरेडी हमें सब कुछ पता है क्या? नहीं। 2410 किस पे लगता है? वो लोग जो ऑलरेडी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या कर रहे हैं? ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वो लोग रिव्यू कर रहे हैं। आप बताइए किस में ज्यादा प्रोसीजर्स मिलेंगे आपको? ज्यादा मेहनत किस में लगेगी, 2400 या 2410? 2400। क्यों ज्यादा मेहनत लगेगी? क्योंकि ऑलरेडी कंपनी के बिजनेस का नॉलेज नहीं है। तो कोई खास बात नहीं, अपन जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो 315 हमें 2400 में थोड़ी ज्यादा गहराई में लगाना पड़ेगा। ऐसे 210 315 नॉलेज ऑफ द बिजनेस, 210 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में जो एसेज हमने पढ़े थे, एसेज में जो 210 हमने पढ़ा था एक्सेप्टिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, वो हमें उसके प्रोसीजर्स थोड़े ज्यादा डिटेल्ड लगाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका ऑडिट नहीं कर रहे, यानी कि ये हमारे लिए नया असाइनमेंट होगा ऑल टुगेदर। क्लाइंट के साथ हमारी पहली रिलेशनशिप होगी, तो वील हैव टू एम्फसाइज अ लिटिल मोर ऑन दैट। ऐसे मे बी मटीलिटी भी हमको वापस से डिसाइड करना पड़ेगी कि मटीलिटी हम क्या रखें। लेकिन वही अगर हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर होते तो ये सब चीजें अलग से स्टैंडर्ड में वापस से हमको डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमको ऑलरेडी उन सब के बारे में पता होता। आया समझ में? इसलिए प्रैक्टिकली अगर आप 2400 पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली किसके प्रोसीजर्स भी मिल जाएंगे? 2410 के। इनफैक्ट 2400 के कुछ प्रोसीजर्स होंगे जो 2410 पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि 2410 में यू आर ऑलरेडी independent auditor of the company and you are just conducting review of its quarterly financial statement or interim financial statement। लेकिन 2400 is a standard जहां पे I am not conducting audit of the company, I have only got a review assignment। स्कोप समझ में आया सबको? ठीक है, चलिए। तो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें कि जितने भी स्टैंडर्ड्स जब हम डिस्कस करेंगे ना दोस्त, mostly except a few exceptions which we'll see when we study the standards, इन तीनों जगह अब हम ऑडिटर की बजाय प्रैक्टिशनर शब्द यूज करेंगे। सही है क्या? ऐसे ए फॉर ऑडिट, ए फॉर ऑडिटर, हेलो। लेकिन अब ऐसे नहीं है, तो ए फॉर ऑडिट नहीं होगा, तो ए फॉर ऑडिटर भी नहीं होगा। तो फिर ऑडिटर की बजाय हम उसे क्या बोलेंगे?
पहले का अकाउंटेंट बोलते थे, ठीक नहीं लगता है ऐसे एकदम ना। तो फिर अब इसको क्या कर दिया, चेंज करके उन्होंने क्या कर दिया, प्रैक्टिशनर, लुक्स अ लिटिल मोर प्रोफेशनल। चलिए दोस्तों, तो लेट अस टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ दिस एसआरई, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2400 रिवाइज्ड। एसआरई डील्स विथ व्हाट? Practitioner's responsibility, practitioner responsibility when engaged to perform review of historical financial statement, where practitioner is not the auditor of entity's financial statement. This is something which I was telling you. यहीं पे आप 2410 में जाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, स्कोप क्या हो जाएगा, दैट यू आर डूइंग ऑडिट ऑफ interim financial statement where the financial statements are being audited by the same practitioner. ठीक बात है दोस्त, ये बेसिक डिफरेंस है 2410 में। अब 2400 क्या कहता है, वो कहता है आपको रिव्यू करना है ना, और आप कंपनी के ऑडिटर तो हो नहीं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, एक तो आपका स्कोप क्या है और आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। स्कोप के मामले में एक चीज आप बहुत अच्छे से समझ लें, क्या रिव्यू करके आप कोई एश्योरेंस, आश्वासन दे पाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, बिल्कुल देंगे, लेकिन क्या वो आश्वासन, एश्योरेंस ऑडिट जितना ही पुख्ता, मजबूत, दमदार होगा, या हल्का फुल्का एश्योरेंस? मॉडरेट होना चाहिए। दैट इज व्हाई अ रिव्यू असाइनमेंट इज टर्म्ड एज अ लिमिटेड एश्योरेंस असाइनमेंट, मॉडरेट एश्योरेंस असाइनमेंट। यहाँ पे हम जो एश्योरेंस देंगे उसे क्या बोलते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस। ऑडिट में क्या बोलते थे दोस्त, रीजनेबल एश्योरेंस, which was high degree. This is limited, which is moderate assurance. क्या कहते हैं देखें, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, which basically means what? लिमिटेड एश्योरेंस का एक दूसरा नाम भी होता है नेगेटिव एश्योरेंस। अगर आपसे कभी आ जाए शॉर्ट नोट ऑन नेगेटिव एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, सब में आपको लिखना क्या है, रिव्यू। व्हाट इज रिव्यू? चलिए देखिए, in review of financial statement, practitioner expresses a conclusion that is just designed to enhance the degree of confidence of intended users regarding preparation of entities financial statement in accordance with the applicable financial reporting framework. लिमिटेड एश्योरेंस का बेसिक मतलब होता है यूजर के कॉन्फिडेंस को एनहांस करना, यानी रिव्यू नहीं होता और रिव्यू होता तो दोनों में क्या होगा, यूजर का कॉन्फिडेंस रिव्यू में बढ़ेगा। पर ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम यूजर को रीजनेबल या कंप्लीट एश्योरेंस दे सकें। तो इट इज टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बट नॉट टू गिव कंप्लीट और फुल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप बताइए, मैंने क्या बताया, रिव्यू प्राइमरली कौन से दो प्रोसीजर से होगा, बस इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। लेकिन 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 आप रिव्यू कर रहे थे, आपने इंक्वायरीज करी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाई, ये सब करने के बाद फाइनली आपको लगता है कि कंपनी में कहीं कुछ बिगड़ा हुआ है। अब आप बताओ क्या करोगे? चलने दें, जो हो रहा है चलने दें, हमें तो रिव्यू करना है बस। ऑब्वियस सी बात है, रिव्यू करने का मतलब ये नहीं है कि गलती दिखे तो भी नजरअंदाज कर दो। ऑब्वियस सी बात है कि इफ यू ऑब्जर्व एनी मैटर विच indicate possible misstatements, then you will have to apply other additional procedures. समझ में आ गया? चलिए, तो सिंपल है, if the practitioner becomes aware of matter, a financial statement may be materially misstated, यानी उसको suspicion है, he designs and perform additional procedures.
खत्म हो गई दोस्त बात ही। यानी ये 4 पैराग्राफ में आपको रिव्यू का ओवरव्यू मिल गया। सबसे पहले रिव्यू कौन सा एश्योरेंस है? लिमिटेड एश्योरेंस। इसका उद्देश्य यूजर्स को क्या करना है? उसके कॉन्फिडेंस को एनहांस करके देना है। अन रिव्यूड और रिव्यूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राइमरली कौन से प्रोसीजर्स से रिव्यू होता है? इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और अगर हमें कहीं कोई मिसस्टेटमेंट सस्पेक्ट हो तो हम क्या करेंगे? एडिशनल प्रोसीजर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिमिटेड एश्योरेंस की डेफिनेशन देखेंगे ऑब्वियसली हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द लेवल ऑफ एश्योरेंस वेयर एंगेजमेंट रिस्क इज रिड्यूस्ड टू अ लेवल that is acceptable in the circumstance of engagement, but where risk is greater than for a reasonable assurance as the basis for expressing a conclusion in accordance with this SRA. बेसिक फंडा है जहां पे हमारा उद्देश्य एश्योरेंस देना है, पर यह एश्योरेंस नॉर्मली किससे कम होगा? इट विल बी लेसर देन द रीजनेबल एश्योरेंस। यानी ऐसा बोलते हैं लिमिटेड एश्योरेंस इज बेटर देन no assurance but lesser than reasonable assurance। क्या बात बोली सर, बहुत बढ़िया, आ गए। ओह अरे यार, ठीक है। प्रैक्टिशनर कौन है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन पब्लिक प्रैक्टिस। चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखो। ये सब क्या है, बाहर से चुरा के लाए स्टैंडर्ड्स। ऐसे ISS में आप जाओगे ना तो वहां पे क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल अकाउंटेंट बोलते हैं। CPA VPA होते हैं ना अपने, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। चलिए एनीवेज, कुछ शब्द पढ़ के पता पड़ जाता है कहाँ से लाया है इंस्टीट्यूट इसको। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स। बेसिकली आपको अगर 800 सीरीज का हमारा कल का डिस्कशन याद हो तो आपने देखा होगा प्राइमरली हमें 3 चीजें ही पढ़ना होती हैं इन सब स्टैंडर्ड्स में। पहली बात, एक्सेप्ट करते समय क्या चीजें ध्यान रखना, दूसरी बात क्या प्रोसीजर्स लगाना, और तीसरा रिपोर्ट में क्या चीज होगा ख्याल रखना। यही कर रहे थे ना कल अपन ने जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट देखा था, प्राइमरली यही देख रहे थे हम लोग। फर्स्ट वी वर ट्राइंग टू सी व्हाट एक्सेप्ट करना है या नहीं, फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सेकंड, प्रोसीजर्स हमारे क्या होंगे, और फाइनली रिपोर्ट किस तरह की बनेगी। यहाँ पे भी हमारा डिस्कशन प्राइमरली क्या होगा, इन 3 चीजों पे फोकस करेगा। सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड रिव्यू एंगेजमेंट। यानी कि पहला सवाल आपसे है कि क्या आपको रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए? बताइए, व्हेन शुड यू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट फॉर रिव्यू? ये नॉर्मल ऑडिट तो है नहीं, कुछ डिफरेंट है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, अपन जब कोई एक क्लाइंट से एक्सेप्टेंस लेने जाते थे, याद करना, ऐसे 210-20 पे आ जाओ, 20 था क्वालिटी कंट्रोल में। एक्सेप्टेंस एंड कंटेनेंस रिटेंशन ऑफ क्लाइंट में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे। एक तो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी है या नहीं है, सेकंड अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेस, एंड पॉसिबिलिटी टू फुलफिल एथिकल रिक्वायरमेंट्स। याद आया? आप जब रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे तो क्या जरूरी है क्या कि ए, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी होना चाहिए? ऑब्वियसली, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनेंगे। दूसरा क्या जरूरी है, आपके पास टाइम एंड रिसोर्स होना चाहिए। हाँ, नहीं तो सिर्फ पैसे ही लेंगे क्या? तीसरा क्या जरूरी है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होना चाहिए। यस, रिव्यू में जरूरी है। अरे बोलो ना, अरे इंडिपेंडेंस तो चाहिए। यानी वो 3 पॉइंट जो वहां पड़े थे वो तो यहाँ लगना ही चाहिए। बट क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप में ऑडिट के अलावा कुछ हैं, इसलिए इन सब में हमको एक एडिशनल चीज ऑडिट एक्सेप्ट करते समय या रिव्यू एक्सेप्ट करते समय देखना होती है। वो क्या, कि जो असाइनमेंट हमसे कराया जा रहा है, क्या हमें लगता है कि वो असाइनमेंट जस्टिफाइबल है, लॉजिकल है, उसका पर्पस सूटेबल है। हमसे जो चेक कराया जाएगा वो
प्रैक्टिकली उसका कोई लॉजिक है, पर्पस है, यूज है। ऐसा तो नहीं मैनेजमेंट हमसे जो करा रहा है प्रैक्टिकली वो कुछ ऐसी चीज करा रहा है जो प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। दैट मीन्स देयर हैज टू बी अ जस्टिफिकेशन फॉर द असाइनमेंट। आपने ऐसे 210 का 210 भी सही था, वहां पे हमने पढ़ा था कि ऑडिट एक्सेप्ट करते समय देयर शुड बी प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिट। बोलो प्री कंडीशंस क्या होती है? प्री कंडीशंस क्या होती है? ऑडिट प्रमाइस एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो वो भी हम चेक करते हैं। इस तरह की चीजें हमको रिव्यू में वेरीफाई करना होगी। लेट अस सी व्हाट आर द पॉइंट्स। पहला, द प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट द रिव्यू एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी ये केसेस क्या बता रहे हैं? इन केसेस में मत करना, यानी ये नहीं हो तो कर लेना। वी आर नॉट सेटिस्फाइड। क्यों, क्या हो गया आपकी लाइफ में? अरे आगे पढ़ो। वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट? द पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट and or we think review engagement will not be appropriate। मतलब समझ रहे हो आप? क्विक 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 बताइए क्या मतलब इसका? रैशनल पर्पस नहीं है, इसका मतलब क्या? सपोज आपसे रिव्यू कराया जा रहा है, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टैक्स ऑडिट पर्पस। आप बताओ क्या आप एक्सेप्ट करोगे? आपको बोला यार ऑडिटर एक काम करो जल्दी से आ जाओ, फटाफट रिव्यू करके दे दो हमको, इनकम टैक्स में आपकी रिपोर्ट फाइल करना है। हमने बोला वो भाई वहां पे तो टैक्स ऑडिट होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है। उसने बोला आरओसी में फाइल करना है। हमने बोला वहां थोड़ी ना रिव्यू चलेगा, वहां पे तो ऑडिट चलेगा। लॉजिकल नहीं है। आप जो पर्पस के लिए हमसे रिव्यू करा रहे हो उस पर्पस में रिव्यू अप्रोप्रिएट नहीं है, वहां पे ऑडिट चाहिए। जहां ऑडिट चाहिए आप रिव्यू करवा रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। पहला पॉइंट क्या है? रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट। सिमिलर हो गया, लॉजिकल नहीं है जो हमसे डिमांड किया जा रहा है, जो बोला जा रहा है कि इस पर्पस के लिए रिव्यू होगा। सेकंड, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। ये कहां से आ गया पॉइंट? जल्दी बोले। 220 से। ठीक है, नेक्स्ट, our preliminary understanding of the engagement circumstance indicates information needed to perform review engagement is likely to be unavailable or unreliable। ये किससे रिलेटेड पॉइंट हो गया दोस्त? हमें नहीं लगता कि हम हमारे प्रोसीजर्स लगा पाएंगे रिव्यू करने के लिए। जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो इंफॉर्मेशन पॉसिबली यूज नहीं कर पाएंगे। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? टाइम एंड रिसोर्सेस। जितना समय हमें दिया जा रहा है, जितने समय में हमको ऑडिट करना है, मैनेजमेंट के पास जो डेटा दिया है, उन सब के आधार पे हमें नहीं लगता कि हम कर पाएंगे। पर्याप्त हमारे पास समय, रिसोर्स, इंफॉर्मेशन नहीं है। वी हैव अ डाउट ऑन मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। ये भी पढ़ा था 220 में। ठीक है, एंड लास्ट, देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ प्रैक्टिशनर्स वर्क। 210 में अपन ने इस तरह की बात पढ़ी थी क्या? कभी याद आए तो? लिमिटेशन अनलेस इम्पोज्ड बाय लॉ विल लीड टू नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ असाइनमेंट। दोस्तों यही चीजें आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है, एग्जाम में इस तरह के ही सवाल आते हैं। यू बीन अपॉइंटेड टू एंगेज और you've been appointed to review the financial statements of an entity where you have not the or of whose you are not the auditor। What steps would you keep in mind before deciding whether to accept such engagement or not? बहुत सिंपल है हमको याद रखने का। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ऐसे 220 के 3 पॉइंट्स हैं, इसके अलावा लिमिटेशन का एक पॉइंट है, और एडिशनली जो मेन पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि क्या रिव्यू एंगेजमेंट जिस पर्पस के लिए हमें रिव्यू कराया जा रहा है वो सूटेबल है, और क्या उसका जो पर्टिकुलर इंस्टेंस है वहां पर क्या अप्रोप्रिएट होगा रिव्यू कराना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रोसीजर्स हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। कौन से दो प्रोसीजर्स लगेंगे बोलो? इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करी है स्टैंडर्ड ने। स्टैंडर्ड ने ज्यादा बात किसके बारे में की है? इट हैज टॉक्ड मोर अबाउट इंक्वायरीज। देखिए, so what we have to basically do is practitioners inquiries of management would include what?
मुझे बताओ आप किन चीजों पे इंक्वायरी करना पसंद करेंगे, किन चीजों पे इंक्वायरी करना पसंद करेंगे? वेरी गुड, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, बहुत बढ़िया। और सिग्निफिकेंट मैटर्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, बुक एंट्रीज, ईयर एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, क्लोज। मतलब ये सब पॉइंट सुनने के बाद क्या समझ में आ रहा है? नॉर्मली ऑडिटर किन चीजों के बारे में डेफिनेटली इंक्वायरी करेगा? जो जिनमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, जिनमें इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, दैट इज समथिंग विच द ऑडिटर वुड डेफिनेटली लाइक टू चेक। दैट इज द होल पॉइंट विच वी हैव टू रिमेंबर और डिस्कस हियर। तो ये क्या कहते हैं कि क्या क्या चीजें अपने को इंक्वायरी में फोकस करना है? लेट अस सी दीस पॉइंट्स। पहला, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। दूसरा, related party transaction। तीसरा, significant usual complex transactions, events or matters। कुछ एग्जांपल्स इसके, जैसे कि changes in entity, business changes to terms of contract। ये टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो गई? कोई स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके कस्टमर ऑर्डर्स हैं, या फिर लीगल एग्जाम्पशंस हैं आपके ऊपर, या आपके पास कोई एग्जाम्पशंस थे उसमें कोई चेंजेस हो गए, इस तरह के कोई भी स्ट्रैटेजिक अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। जर्नल एंट्रीज नियर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, ये एक ही पॉइंट है। नो नो नो, दीज आर डिफरेंट, सॉरी। जर्नल एंट्रीज एंड सेकंड पॉइंट इज एंट्रीज नियर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। Status of uncorrected misstatement in previous engagements and possible implications with related parties। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो नॉर्मली हमें पूछताछ इसके बारे में जरूर करना है। लॉजिकल है। सिंपल कॉम्प्लेक्स, सॉरी, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस पे हमारा फोकस ज्यादा होगा, यूजुअल नहीं, अनयूजुअल पे हमारा फोकस ज्यादा होगा। तो इसमें खासतौर पे हमें क्या देखना है, रिव्यू करते हैं तब चेंजेस, जहाँ चेंज होते हैं ना वहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है। तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज हुए क्या, कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंज हुए क्या। फिर ईयर एंड के ट्रांजैक्शंस तो पूछते ही हैं जनरली, दैट इज इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्रीज यानी एडजस्टमेंट एंट्रीज पूछते ही हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। वी शुड ऑल्सो आस्क कि लास्ट टाइम हमने जब रिव्यू या ऑडिट किया था तो उसमें जो मॉडिफिकेशंस थे वो करेक्ट हुए या नहीं, ये तो चेक कर ही सकते हैं, आप पूछ ही सकते हो। इस तरह की चीजें समथिंग विच यू हैव टू डू। एंड देन यू विल आस्क अबाउट whether there have been any kind of illegal activities, non-compliances। ठीक, अगला देखें। Events occurring between the date of financial statement and date of practitioner's report, जिसको अपन क्या बोलते हैं अभी तक, subsequent events। फिर उसके बाद क्या है देखिए, गोइंग कंसर्न। तो मैनेजमेंट्स असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न, पॉइंट नंबर वन। एंड सेकेंड, इवेंट्स ऑन कंडीशंस दैट क्रिएट रिस्क, डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न। बोलो ना, बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का भी, बताता हूँ मैं आपको। पहले देख लेते हैं एक बार, व्हाट आर द थिंग्स। मटेरियल कमिटमेंट्स, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, कंटिजेंसीज, ठीक है। कैपिटल कमिटमेंट्स और कंटिजेंट लाइबिलिटीज, इसके बारे में हम पूछताछ करेंगे। नॉर्मली आप बताइए, कंटिजेंट लाइबिलिटी में भी इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है? यस, बिकॉज उनको बुक्स में प्रोवाइड फॉर नहीं किया गया। दैट इज आल्सो समथिंग व्हिच यू विल हैव टू इंक्वायर अबाउट। मटेरियल नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस फॉर नो कंसिडरेशन, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन है क्या जिसमें कोई मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन है वो फाइनेंशियल नेचर का, बेसिकली फ्री में एसेट्स मिले, फ्री में एसेट्स दिए, इस तरह के कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं क्या? एक, उसके बारे में इंक्वायरी, क्योंकि हो सकता है उसका अकाउंटिंग रिकॉग्निशन करने की जरूरत पड़ जाए। इस तरह की चीजों पे हम इंक्वायरीज करेंगे। याद रखने का सिंपल सा तरीका आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, 500 सीरीज में कौन सी चीजें हैं जो स्पेशल पॉइंट्स है, जो आपको एज एन ऑडिटर स्पेसिफिकली अलग से फोकस करके अपन चेक करते हैं। 500 सीरीज में कौन सी चीजों के ऊपर एडिशनल गाइडेंस दी गई है कि भैया इसको ऐसे चेक कर लेना। तो 540 क्या था वो, एस्टिमेट्स। 550 रिलेटेड पार्टीज, 560 सब्सिक्वेंट इवेंट, 570
गोइंग कंसर्न। अगर आप प्रैक्टिकली ये सारे पॉइंट्स पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि इंक्वायरी बेसिकली अपन इन 4 मुद्दों पे प्लस ऐसे 240 में जहां जहां पे अपन ने देखा था ना इनहेरेंट रिस्क ज्यादा होता है, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होते हैं वहां पे। तो बस आपको याद रखने के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या लिख सकते हो। पहला पॉइंट किससे रिलेटेड कर लो, 540। दूसरा किससे रिलेट कर ले, 550। थर्ड पॉइंट 240। अरे फ्रॉड्स 420 की 250। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए। एंड देन 560, 570। ठीक है। देन देयर इज एन एडिशनल पॉइंट ऑन contingent liabilities, which actually we studied in 501 litigations and claims. That's okay. And then non-monetary transactions. If you get a question, review procedures में किन matters पे inquiries की जाती है, ये सारे points आपको लिखना पड़ेंगे। बोलो लिख लोगे? ठीक है, चलिए। Next, while designing analytical procedure, he will consider whether data from entities accounting system accounting records are adequate for the purpose of performing analytical procedures. आपको याद होगा अपन ने एनालिटिकल प्रोसीजर्स में क्या डिस्कस किया था। बेसिक थिंग व्हिच वी डिस्कस्ड इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डू यू रिमेंबर? दे शुड बी, इट शुड बी सूटेबल टू अप्लाई एनालिटिकल प्रोसीजर्स। याद आ रहा है ना? एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है या नहीं लगाना है, इसके लिए अपने को ये चेक करना पड़ता है कि उसकी सूटेबिलिटी कितनी है और उससे हमें जो आउटकम मिलेगा उसकी रिलायबिलिटी कितनी है। जो नॉर्मली किस पे डिपेंड करता है, रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि सोर्स डेटा आपका स्ट्रांग है या नहीं है जिस पे आप एनालिसिस करोगे, और सूटेबिलिटी डिपेंड करती है कि डेटा कंपेरेबल है या नहीं है, रिलेशनशिप है या नहीं। तो ये बोलते हैं कि आपको खुद को देखना है कि कौन से एरिया में एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाए जा सकते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू अप्लाई। एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी कंप्लीटली एज पर ऐसे 520। तो वहां पे जो अपन ने डिस्कस किया है ऐसे 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने के बारे में, वही तरीका होगा उसको डिस्कस करने का। ठीक, ओके। बोलो सर ये स्टैंडर्ड तो इधर उधर भेज रहा है। हाँ तो भेजेंगे ही नहीं ये सब। कोर डिटेल्स तो आपने पढ़ ली, कहाँ पढ़ ली? एसेज में। ये सारे स्टैंडर्ड्स में तो आपको रेफरेंस ही रेफरेंस मिलते जाएंगे, एज डिफाइंड देयर, एज डिफाइंड देयर। ठीक है, चलिए। नाउ अनदर मैटर इंपॉर्टेंट। When you suspect a misstatement, what will you do? जब भी ऐसा सवाल आता है कि हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आप बताओ वन आंसर क्या देते? हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ है, आंसर क्या देते? एडिशनल प्रोसीजर, एक नंबर। वी विल डिजाइन एंड परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर। कब तक? जब तक या तो ये प्रूव ना हो जाए कि वो गद्दार है, या ये प्रूव हो जाए कि हम फालतू में ही शक कर रहे हैं। हेलो? You apply additional procedure till you are able to conclude that matter is not likely to cause the financial statements to be materially misstatement, or the matter causes financial statement to be materially misstated. Finish. नहीं भी बोलते तो भी हम यही करते। और क्या होता है, कई बार बोल देने से थॉट्स की क्लैरिटी आ जाती है। ओके, ऑल इन ऑल एसआरई आपको ये सब नहीं बताता कि एडिशनल प्रोसीजर्स क्या होंगे। वो बोलता है ये सब आप ऐसे पढ़ के आए हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे आगे चेकिंग की जाती है। हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं, जब तक आप कंक्लूड ना कर दो कि स्टेटमेंट इमटेरियल है, छोड़ दो, या आप कंक्लूड ना कर दें कि स्टेटमेंट रिक्वायर्स टू बी रिपोर्टेड, यू शुड अप्लाई योर एडिशनल प्रोसीजर। यानी हमें डाउट कंफर्म करना होगा, तब तक काम करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है। And then based on this, finally, what will we do is, या तो हमारा ओपिनियन आएगा जो क्या होगा मॉडिफाइड, या फिर क्या होगा अनमॉडिफाइड। ठीक है। If we give an unmodified conclusion, then what will we do? Opinion, conclusion। तो क्या होगा? अनमॉडिफाइड है तो उस केस में अपन क्या करेंगे? बताओ क्या लिखेंगे? कोई ऐसे बना सकता है क्या?
फ्रेज क्या बनना चाहिए, किस तरह से लिखेंगे? यस, अनमॉडिफाइड का ओपिनियन, जैसे कि अपन ऑडिट में ओपिनियन क्या बनाते हैं? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे क्या बनाएंगे, ऐसा लिखेंगे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू? नहीं, इनफैक्ट हम क्या बोलेंगे, nothing has come to our knowledge to make us believe that financial statements are materially misstated। यानी हम ये नहीं लिखेंगे सब सही है, हम ये बोलेंगे हमारे दिमाग में, सॉरी, हमारे नॉलेज में कोई ऐसी चीज नहीं आई जिससे देख के हम ये कह सके कि ये गलत है। अब बताओ, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। दोस्त ने मोबाइल खरीदा, मैंने उससे पूछा यार कैसा है, उसने बोला यार अभी तक तो ठीक चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्त ने मोबाइल खरीदा, हमने बोला कैसा है, एक नंबर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट है। समझ में आ रहा है आपको? हेलो? दोनों में फर्क है क्या, लेवल ऑफ एश्योरेंस का। इसलिए हम यहाँ पे एक लिमिटेड एश्योरेंस देंगे, सेइंग दैट नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज व्हिच मेक्स अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियली मिसस्टेटेड। हाउएवर, दिस इज नॉट एन ऑडिट। If you would have applied additional procedures, it is possible some misstatements might have been detected. But the level of assurance which we are giving is lesser than what we give in audit. तो देखिए क्या बोला हुआ है। Practitioner will express unmodified conclusion, okay, in the report when he has obtained limited assurance to conclude that, यहाँ से देखें, nothing has come to practitioner's attention that causes practitioner to believe that financial statements are not prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। आ गया, समझ में आ गया? तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। हम ये बोल रहे हैं नथिंग हैज कम टू आवर नॉलेज टू मेक अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द फ्रेमवर्क। ये फर्क है दोनों के ओपिनियन, ठीक है? तो किस तरह के फ्रेज यूज कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल्स दिए मैंने आपको, जस्ट थोड़ा सा रियलिस्टिकली समझ आएगी रिव्यू में, रिपोर्ट में वाकई लिखते क्या है। Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe financial statements do not give a true and fair view in accordance with applicable framework। सेम चीज है रियल लाइफ में, इस तरह से आप रिपोर्ट दोगे। अब आप बताओ, ये तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन था, मॉडिफाइड कंक्लूजन में क्या आ सकता है? तीनों, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेम। क्वालिफाइड कब दोगे? कुछ चीज गलत मिली है जो मैनेजमेंट ने सही नहीं करी है। एडवर्स, सब कुछ गलत लग रहा है। डिस्क्लेमर, जब आपको लगता है कि आप रिव्यू कर ही नहीं पाए। देयर इज नो डिफरेंस। और प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में कुछ चीजें आपको ऐड करना होगी, ये पूरी रिपोर्ट नहीं है दोस्त। आप एसआरई पढ़ोगे तो वहां पे तो पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है रिपोर्ट का, बट ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते रिपोर्ट लिखो। अपने कोई ओपन बुक एग्जाम तो है नहीं कि अपन रिपोर्ट पूछे और देख देख के लिखे, पहली बात। दूसरी बात, प्रैक्टिस भी करोगे तो कोई आपको रिपोर्ट पूरी की पूरी तो याद नहीं रखना है। ये तो अजीब सा सवाल है ना, कोई रिपोर्ट याद रख के लिख सकता है? बात करते हैं। अरे बोलो, या तो फिर हमारे कोर्स में सिर्फ ऐसे ऐसा ही ऐसे ही हो, फिर तो हम वर्ड टू वर्ड सब याद रख ले। यहाँ पे हमें रिपोर्ट में सिर्फ स्पेशल पॉइंट्स अपन फोकस कर रहे हैं, जो चीजें आपको रिपोर्ट में रिव्यू में अलग से इंक्लूड करना होती है। यानी सर इसकी रिपोर्ट देखने में ऐसी बताओ ना, नॉलेज के लिए देखने में कैसी दिखती है, वैसी इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट जैसी होगी क्या? टू द मेंबर्स, इंट्रोडक्शन होगा, वी हैव कंडक्टेड अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सच एंड सच एंटिटी फॉर द ईयर एंडेड। एब्सोल्युटली सब कुछ वैसे ही आता है। शुरू का इंट्रोडक्शन आएगा, फिर एक थोड़ा सा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब आएगा, प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो चीजें अपन एडिशनल रिव्यू में ही डालते हैं अपन, थोड़ा सा उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? तो व्हाट एडिशनल मैटर्स वुड बी इंक्लूडेड इन ऑडिट रिपोर्ट, दिस इज इट। वन, you have to mention that review under this SRE is a limited assurance engagement। एक चीज ध्यान रखना, 2000, 3000, 4000 सीरीज के सारे स्टैंडर्ड्स में जब आप अपनी रिपोर्ट देते हो तो उस रिपोर्ट में लिखना पड़ता है that this engagement was conducted as per ऐसे 2410, 3400, जिसके अंदर भी किया गया है, ऐसा लिखना पड़ता है उस स्टैंडर्ड का नाम।
जब अपन ऑडिट करते हैं तो आपको याद होगा रिपोर्ट में क्या लिखेंगे अपन, जिन लोगों ने ऐसे 700 अभी नहीं देखा होगा, हालांकि अपन करेंगे उसको जब कवर, तो आप देखेंगे उसमें रिपोर्ट में सिंपली क्या लिख दिया जाता है, दैट द audit has been done as per generally accepted auditing standards in India, which is standards on auditing. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, it is done as per SRE 2400. तो an engagement under this SRE is a limited assurance engagement. Second, practitioner perform procedures primarily inquiries from management and others, and applying additional procedures and evaluating evidences obtained. यानी हम साफ साफ बोल देंगे हमारे दो ही प्रोसीजर्स है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर, एंड procedures performed are substantially less than those performed in audit in accordance with essays, and accordingly practitioner does not express an audit opinion on the financial statement. It is compulsory to write in your report that this is not an audit. ये ऑडिट ओपिनियन नहीं आया भाई, समझ में आया? बोलो हेलोस, ओके, गॉट इट्स। चलिए, आपको यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं जो अलग अलग ऐसे इसमें बनने पड़ी हैं जो इस स्टैंडर्ड में एप्लीकेबल होंगी। जैसे कि ए SQC1, आप बताओ क्या क्वालिटी कंट्रोल लगता है क्या इन सब एंगेजमेंट्स? बोलो। अब SRE पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है दैट द ऑडिट शुड बी डन एज पर एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स डिफाइंड अंडर SQC1। ऐसे 220 किस पे बताता था? क्वालिटी कंट्रोल ऑन इंडिविजुअल ऑडिट्स। SQC1 किसकी बात करता है? फर्म लेवल पे क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऐसे 220 या SQC1? SQC1 सब पे वो लगता है। सेकंड, एथिकल रिक्वायरमेंट चाहिए क्या रिव्यू में? बोलो हाँ। थर्ड, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट की जरूरत है क्या? हाँ। क्यों? एनालिटिकल प्रोसीजर्स के बेसिस पे हम काम करें तो ऑब्वियस सी बात है स्केप्टिज्म लगेगी। एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल, वो रिपीट हो गया। प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट, वो अपन ने डिस्कस किया, 210 लगेगा। प्री कंडीशंस कौन सी थी? वो दो, ऑडिट प्रेमाइस और एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इनफैक्ट वो दो पॉइंट्स भी एप्लीकेबल होंगे। कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट एंड TCWG एप्लीकेबल होगा, एब्सोल्युटली। सिमिलरली मटीरियलिटी, क्या डिसाइड करना पड़ेगी आपको मटीरियलिटी? अरे बोलो ना हाँ, रिव्यू में भी मटीरियलिटी बेसिस पे रिव्यू होगा। इनफैक्ट नॉर्मली रिव्यू का मटीरियलिटी लेवल ऑडिट के मटीरियलिटी लेवल से थोड़ा ऊपर ही होगा। ऑडिटर अगर बोलता है मटीरियलिटी लेवल 10,000 है तो रिव्यूअर हो सकता है 15,000 के ऊपर मटीरियल माने। अरे बोलो, क्योंकि इसको कम समय में करना है ना। प्रैक्टिशनर्स 315 लगेगा क्या? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि रिव्यू में आप सिर्फ क्या कर रहे हो, इंक्वायरी करके अपने नॉलेज से कंपेयर करके असेस कर रहे हो मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो लॉजिकली सही लग रहा है। तो नॉलेज ऑफ द क्लाइंट, बिजनेस एंटिटी, एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। रिलेटेड पार्टी, गोइंग कंसर्न, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, ये सब तो गैर इंपॉर्टेंट चीज है। या रिव्यू में अदर ऑडिटर्स की मदद ली जा सकती है? एब्सोल्युटली। इंटरनल ऑडिटर तो बहुत काम की चीज होगी, उसकी रिपोर्ट तो पढ़ के रिव्यू में हमको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहां से एकदम स्टेटमेंट डिटेक्ट हो सकता है ब्रांच ऑडिटर्स हो, अदर ऑडिटर हो, एक्सपर्ट की भी मदद ली जा सकती है। 700, 705 और 706, ये तीन स्टैंडर्ड्स बेसिकली प्रिंसिपल्स बताते हैं हमके ऑडिट रिपोर्ट अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड सब देने के। अब इसलिए बात है, ये पूरे के पूरे एज इट इज लगेंगे या सब्जेक्ट टू व्हाट इज गिवन अंडर 2400? तो 2400 जिस नेचर का ओपिनियन बनाता है अपन वो बनाएंगे, 700 में जो ओपिनियन दिया है वो नहीं देंगे, बट बाकी रिपोर्ट का फॉर्मेट वैसा ही होगा। अरे बोलो, सही है। डॉक्यूमेंटेशन तो कह रहा हर स्टैंडर्ड में रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। ये SRE 2400 है। सेम इसी लाइन पर क्या बना हुआ है, SRE 2410, अलग से डिस्कस नहीं करेंगे, बस उसमें और इसमें क्या फर्क है। वहां पे आप क्योंकि कंपनी के ऑडिटर है इसलिए ये जितनी चीजें यहाँ पे लिखी हैं ये सब चीजें आप जनरली लगाते होंगे, यानी आपको अलग से रिव्यू एंगेजमेंट के लिए ये सारी चीजें जो यहाँ लिखी गई हैं एडिशनली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आया, समझ में आया? अदरवाइज द प्रोसीजर्स रिमेन द सेम। यानी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट प्रोसीजर्स या व्हाट ओपिनियन वुड बी गिवन बाय एन practitioner who is engaged to do an independent review of financial statement if he is also the auditor of the entity, तो आपका आंसर बिल्कुल वही होगा जो 2400 में है, बस आप रेफरेंस किसका दे देना, 2410। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलिए। तो 2000 सीरीज में हमारे कोर्स में सिर्फ क्या है, रिव्यू, एंड दिस इज 2400 विच इज स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। चलिए, amended standard important in that sense, engagements to review न्यू पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया मई 2017 अटेम्प्ट से पहली बार लागू। 3420 assurance engagement to report on compilation of pro forma financial information included in prospectus। चलिए, दो तीन बार नाम पढ़ेंगे तो समझेंगे। अश्योरेंस एंगेजमेंट है, यानी पहली बात तो हम ओपिनियन दे रहे, टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी हम अश्योरेंस रिपोर्ट दे रहे हैं किस पे, एक कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? जो प्रोस्पेक्टस में दी जाती। तो ये कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो प्रोस्पेक्टस में दी जाती है, जिसके ऊपर हमें ऑडिट करके उसके ऊपर रिपोर्ट देना है? वही तो पढ़। सबसे पहली चीज समझ लो, इस ऐसे में हम खुद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कंपाइल नहीं कर रहे, ये एसए है, ना कि एसआरएस। स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज में ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, खुद कंपाइल करते हैं। यहाँ पे हम कंपाइल नहीं कर रहे, यहाँ पे मैनेजमेंट ऑलरेडी कुछ कंपाइल कर चुका है, उसके ऊपर हम हमारी रिपोर्ट दे रहे हैं। क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये ऑडिट नहीं। और जब भी हम इस तरह का अश्योरेंस देते हैं जो ऑडिट नहीं होता है, बिकॉज द डेटा इज नॉट हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बट समथिंग एल्स, हम उसे करते हैं अदर अश्योरेंस कहते हैं, और इसलिए उसको ऐसे ही 34 या ऐसे ही 3000 सीरीज में कवर किया जाता है। तो इसी तर्ज पे ऐसे E3420 इंट्रोड्यूस किया गया, जो बात करता है assurance report on pro forma financial information compiled by management। तो हम किस पे अपनी रिपोर्ट देंगे? so we will basically give an opinion on PFI। what is PFI? pro forma financial information which is compiled by, जिसे कंपाइल किसने किया है? मैनेजमेंट। तो हमारा काम कंपाइलेशन नहीं, हमारा काम ओपिनियन देना है। किस पे? पीएफआई, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब सर ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? ये प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो प्रोस्पेक्टस में शामिल की जाती है। अरे यार ठीक है सर, की जाती, पर है क्या, बताओ ना। दोस्तों, प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है वन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन which is adjusted to certain events which are to occur assuming they have already occurred। गौर फरमाइएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिन्हें हम एडजस्ट कर रहे हैं एक ऐसी घटना या एक ऐसे लेन देन, एन इवेंट और अ ट्रांजैक्शन which is to happen but not yet happened। दैट मीन्स कोई एक चीज है जो होने वाली है, अभी हुई नहीं है, और हम ये मान रहे हैं कि अगर वो चीज हो जाती तो हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस यानी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या माना जाएगा? प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं सेबी के पास गया, मैंने सेबी को बोला, सेबी हम टेक ओवर करना चाह रहे, वी वांट टू मेक और वी वांट टू डू अ टेक ओवर।
से वोडाफोन आइडिया ने हाथ मिलाए, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं, कोई दो फार्मा कंपनी आपस में एक दूसरे से जुड़ गई, कोई दो एयरलाइन कंपनीज एक दूसरे से आपस में जुड़ गई, या एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया। तो जब भी आप ऐसा टेक ओवर करते हो तो अच्छी बात है, इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि इट शुड नॉट बी एंटी कॉम्पिटिटिव, एनी टेक ओवर विच प्रूव्स दैट इट विल क्रिएट मोनोपोली मे बी रिजेक्टेड। तो इसलिए सेबी क्या कहता है कि ओके, अगर आप एक रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, एक कंपनी दूसरे के साथ मर्ज हो रही है, या एक दूसरे को एक्वायर कर रही है, या एक कंपनी डीमर्ज हो रही है इनटू मोर देन वन कंपनीज, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में हम चाहेंगे कि आप एक मिनट के लिए ये बताओ कि अगर ये मर्जर हो गया होता ऑलरेडी, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे दिखते इस तारीख पर, हम उसे देखना चाहेंगे। उसके बाद हम आपको अप्रूवल देंगे। इनफैक्ट हम चाहेंगे कि इस चीज को प्रोस्पेक्टस के अंदर शामिल कर दो कि अगर ये टेक ओवर हो जाता तो हमारी मर्ज्ड फाइनेंशियल्स कैसी होती, ताकि यूजर्स जब इस पर्टिकुलर मर्जर, प्रपोज मर्जर में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करेंगे तो उनको एग्जैक्टली पता होगा कि पोस्ट मर्जर सिचुएशन कैसी होगी, पोस्ट टेक ओवर सिचुएशन कैसी होगी। तो फाइनली क्या मैं बोल सकता हूं, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज नॉट एक्चुअल बट प्रोफोर्मा। यस, प्रोफोर्मा क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल है या होने वाली है, होने वाली है पहली चीज। ये प्रोस्पेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है ये फ्यूचरिस्टिक एजम्पशंस पे बेस्ड है ये एक्चुअल, बट अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, प्रोवाइडेड हमें अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, जो कंपनी प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रही है, पहले अपने को उसकी खुद की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लगेगी, बोलो। और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट इवेंट और ट्रांजैक्शन और कंडीशन। और इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हमें इस बेसिक इंफॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट। तब जाके क्या निकल के आएगी, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आया सब कुछ? यानी आप बताओ सोर्स डेटा क्या क्या है हमारा जो एक्वायरर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और जो एक्वायरी है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम एक्वायर कर रहे हैं उससे रिलेटेड, और एक एडजस्टमेंट जिससे हम इन दोनों को जोड़ के प्रोफोर्मा बनाए। तो सर ये प्रोफोर्मा कैसे बनता है, ये पढ़ेंगे क्या स्टैंडर्ड में? नहीं, आप कंपाइल नहीं कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी कौन कर चुका है, कंपनी कर चुकी है, क्योंकि उसको ये काम करना है, प्रोस्पेक्टस में इंफॉर्मेशन देना है और फिर इसको पुट अप करना है टू द स्टॉक एक्सचेंज से भी। ये ऑलरेडी बन चुका है, हमें सिर्फ इसका ऑडिट करना है, अश्योरेंस देना है, इस पर रिपोर्ट देनी, क्योंकि प्रोस्पेक्टस में ये इंफॉर्मेशन अगर देंगे तो ये अनऑडिटेड नहीं जा सकती, इसलिए इस पे सीए की रिपोर्ट लगेगी। दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी। पहले इसी चीज के ऊपर एक गाइडेंस नोट हुआ करता था, उस गाइडेंस नोट को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे वापस से हमें, अरे यहाँ क्या बोला है हमें, ऑडिटर या प्रैक्टिशनर? प्रैक्टिशनर क्यों? नया स्टैंडर्ड है ना, ऐसे इसके बाद के नए स्टैंडर्ड में क्या है, नए नए जो आ रहे हैं सब में अब हमको क्या नाम दिया गया है, प्रैक्टिशनर। पहले क्या बोलते थे, कहीं ऑडिटर कहीं अकाउंटेंट कुछ कुछ, अब क्या बोलते हैं, प्रैक्टिशनर। ऑडिटर अब कहाँ यूज होता है, एसेज में, प्लस एसआरई एसई जिनमें रिवीजन नहीं हुए हैं वहां पे अभी भी वो टर्म आ रही है। एनीवेज देख, व्हाट इज द नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रैक्टिशनर यानी कि हम, जैसे ये असाइनमेंट मिला है, in an engagement performed under this SSE, practitioner has no responsibility to compile। अरे यही तो हम कह रहे थे, हमारी जिम्मेदारी क्या करना नहीं है, कंपाइल। ये जिम्मेदारी किसकी है? सच रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट विथ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। हमारी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू रिपोर्ट प्रोफोर्मा financial information is prepared as per the applied criteria। अब आप पूछोगे अप्लाइड क्राइटेरिया क्या होता है, ऐसे बोलेगा अगले पैराग्राफ पे जाइए। क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है, बेसिस ऑफ कंबाइनिंग द इंफॉर्मेशन।
Criteria used by responsible party while compiling pro forma financial information. Criteria may be established by an authorized, recognized, standard-setting organization or by law or regulation. Where it does not exist, they will be developed by the responsible party. क्या मतलब इसका? Criteria of clubbing the information. सर इसमें क्या criteria हो सकता है? Example के तौर पे one criteria could be what we do in consolidation. 100%. एक क्राइटेरिया हो सकता है जो हम करते हैं ज्वाइंट वेंचर्स के केस में, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। तो अगर मैं किसी कंपनी में 80% स्टेक खरीद रहा हूं तो हो सकता है मैं उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी अपने में जोड़ दूं। हेलो। और जो आउटसाइडर का स्टेक है उसे जैसे माइनॉरिटी दिखाते वैसे शेयर होल्डर फंड में डाल दूं। दूसरा हो सकता है मैं एसेट्स लाइबिलिटी का सिर्फ 80% ही अपनी बुक्स में जोड़ू, जितना स्टेक में ले रहा हूँ। जो भी है आपको क्राइटेरिया फिक्स करना पड़ेगा। ये कौन दे सकता है? हो सकता है कि या तो ये स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी यानी आईसीसी ने दिया, जो कि दिया नहीं है। हो सकता है ये सेबी ने दिया और रेगुलेटरी बॉडी ने, और दोनों ने नहीं दिया है तो किसकी जिम्मेदारी है? जो कंपाइल कर रहा है पीएफआई, उसी को क्राइटेरिया एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब शायद आप समझ गए कि एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें एक पॉइंट क्या आएगा, वेदर द क्राइटेरिया इज सूटेबल और नॉट। ये चेक करेंगे, अगर है तो ही हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे। हेलो। नेक्स्ट, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स। क्या लिखा है बताओ? इज दिस पीएफआई और प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स? एडजस्टमेंट ये करने के बाद क्या बनेगा? पीएफआई। देखें, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट इन रिलेशन टू अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दोस्त, व्हाट इज अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अरे बोलो, जो बेस डेटा है, सोर्स डेटा, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? दूसरी इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, उसे क्या बोला गया? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूएफआई includes. So in relation to this, pro forma adjustment includes what? Adjustment to UFI that illustrate impact of significant event or transaction as if the event had occurred or transaction has been undertaken at an earlier date selected for purpose of illustration, and adjustment to UFI that are necessary for pro forma information to be compiled on the basis of consistency with applicable framework and its policies. What is this? कुछ नहीं। ये किसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? हाँ, रिपोर्टिंग एंटिटी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये किसकी है? जिसको अपन एक्वायर कर रहे हैं। क्या ये एक्विजिशन हो गया या होना बाकी? व्हाट इज प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट? मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन दिस, assuming that this merger has already happened or this disinvestment has already happened, this acquisition of business or a segment has already happened. It could be anything. पूरी कंपनी हो सकती है, एक सेगमेंट खरीदा जा सकता है, एक कंपनी दो पार्ट में बन सकती है, शेयर्स खरीदे जा सकते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन है जो अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसे ये सोच के अकाउंट फॉर करना कि ऑलरेडी हो चुका है, इसे क्या बोलेंगे? प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट। पर जब आप इसको इसमें क्लब करोगे तो आप एज इट इज क्लब करोगे तो एक प्रॉब्लम आ सकती है। कब? जब इसकी अकाउंटिंग पॉलिसी और आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी अलग है, तो क्लब करने के बाद आपको एक और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या यू कह लो क्लब करने से पहले एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वो क्या? इसको हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी के अनुसार बनाना पड़ेगा। तो दो एडजस्टमेंट लगेंगे, पहले ये डेटा हमारी पॉलिसी से कंसिस्टेंट हो, दूसरा इस डेटा को इसके साथ करेंगे। इसको बोल we will add up the pro forma information. In fact, sorry, we will add up the adjustment of the transaction which we have to do to the unadjusted financial information as if this event or transaction has happened at an earlier date, यानी ये ऑलरेडी हो चुका है, जबकि वाकई में ये हुआ नहीं है, होने वाला है। आई होप समझ में आ गया सब। अरे यार बोलो ना। ओके। हेलो। मर्जर पढ़ते हो ना तुम लोग एफएम वगैरह में? मर्जर से अपन नहीं देखते, मर्जर हुआ तो क्या सिनर्जीज होगी, ये सब देखते ना। तो मर्जर हुआ नहीं है फिर भी सोच रहे हो गया था तो क्या होता, उस तरह से ये स्टैंडर्ड है। चलिए
देखें क्या लिखा है। Proforma adjustment include relevant financial information of a business that has been or is to be acquired or divested. यानी ये जरूरी नहीं है कि एक्विजिशन में ही होगा, डीमर्जर हो रहा है, एक कंपनी ब्रेक हो रही है, अपन कुछ बेच रहे हैं तो भी हो सकता है। ठीक। व्हाट इज पीएफआई? पीएफआई कैसे बनेगी? यूएफआई प्लस प्रोफोर्मा adjustments will give us PFI. सही है ना? इनफैक्ट स्टैंडर्ड बोलता है कि कई बार ऐसा भी होता है, इनफैक्ट सही मायने में अगर आप देखोगे प्रोस्पेक्टस में तो ये मालूम है इन्फॉर्मेशन कैसे देना होती है कॉलम में। कितने कॉलम बनते होंगे बताओ? 3। पहला कॉलम किसका? यूएफआई, दूसरा पीए प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स, और तीसरा पीएफआई प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अरे यार बोलो ना, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट। अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, या जी जो एंटिटी प्रिपेयर कर रही है उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। चलिए यार, वही 3 बातें दोबारा होगी आज। क्या क्या? ए, इस तरह के असाइनमेंट एक्सेप्ट करना या नहीं, दूसरा प्रोसीजर्स क्या लगाना, तीसरा रिपोर्ट क्या देना। दोबारा वही बात, सारे स्पेशल स्टैंडर्ड्स में 3 चीजें मुख्य तौर पे देखना है, एक्सेप्ट करना या नहीं, प्रोसीजर क्या लगेंगे, रिपोर्ट कैसी बनेगी। चलिए, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, कैपेबिलिटी और कॉम्पिटेंस। क्या आपको ये समझ आ रहा है? अगर ऐसे ही समझ आ रहा है और आपको लगता है आप इसे लगा के कर पाओगे इस असाइनमेंट को चेक, तो ही एक्सेप्ट करना है ना। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? ऐसे 210। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिलिमिनरी नॉलेज of the engagement circumstance and discussion with the responsible party, determine whether the applied criteria is suitable or not। एक्चुअल में यहाँ पे इस लाइन को बोल्ड करना था। नोट्स में आपके लिए कीवर्ड्स बोल्ड भी किए गए ताकि इससे आप याद कर पाए। यहाँ पे बोल्ड एक्चुअल करना चाहिए था, अप्लाइड क्राइटेरिया सूटेबल है या नहीं। आपको याद होगा अभी अपन ने डेफिनेशन में ये बात की थी ना, कि इस असाइनमेंट में हमारे लिए ये चेक करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जो बेसिस है एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया, अप्लाइड क्राइटेरिया, वो सही है या नहीं। थर्ड, evaluate the wording of opinion prescribed by law or regulation and check whether practitioner will likely be able to express the opinion so prescribed। यानी आप ये भी देख लें कि आपसे लॉ और रेगुलेशन रिपोर्ट क्या मांग रहे हैं। देखो, अगर लॉ और रेगुलेशन रिपोर्ट मांग रहा है ना, तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो। ज्यादा से ज्यादा आपको ऐसे 210 में कभी याद आए आपको, अपन ने पढ़ा था आखिरी में एडिशनल कंसिडरेशंस 210 एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस में, कि कभी लॉ की रिपोर्ट का फॉर्मेट हमारे फॉर्मेट से अलग होता है। याद आ रहा है कुछ? तो अपन रिपोर्ट तो वही देते हैं जो लॉ बोल देता है, लेकिन आखिरी में अपन ये नहीं लिखते ऑडिट इज डन एज पर एसएस। याद आया 210 में? यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, यानी लॉ बोलेगा तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पर ऐसा तो नहीं है मैनेजमेंट आपको बोल रहा है भाई रिपोर्ट में आपको लिखना पड़ेगा दैट वी सर्टिफाई दैट प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू। हम बोलेंगे बहुत सर्टिफाई नहीं लिख सकते, तो हमें ओपिनियन का वर्डिंग समझना है उनसे कि वो क्या ओपिनियन मांग रहे हैं हमसे। ठीक है, नेक्स्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज है ऐसे ई के बारे में समझने वाली, क्या हो सकता है यूएफआई अनऑडिटेड हो? यूएफआई मतलब जो प्रिपेयर कर रहा है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और रिस्पॉन्सिबल पार्टी, उसका फाइनेंशियल डेटा क्या हो सकता है उसके फाइनेंशियल्स का ऑडिट ही नहीं हो? यस। क्या ये भी हो सकता है ऑडिट हुआ है पर उसके ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड? हेलोस, बोलूस, पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, बोलो सही है ना? तो समझिए आप, सपोज फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रही है, तो ये बनाने की जरूरत पड़ेगी। से फॉर एग्जांपल फाइनल्स में मुंबई इंडियंस को, आईपीएल के फाइनल मैच में मुंबई इंडियंस को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भयंकर हरा दिया।
भयंकर। आकाश बाबा को गुस्सा आ गया, उन्होंने आरसीबी खरीदने की बात कर ली और आपको अपॉइंट किया उन्होंने, किसके लिए? पीएफआई, प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट करने के लिए। अब आप बताओ इसमें रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? यूएफआई किसकी लगेगी? अनऑडिटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मुंबई इंडियंस की। उसमें एडजस्ट क्या करेंगे अपन? आरसीबी के डेटा को यूजिंग सम क्राइटेरिया। क्या हो सकता है मुंबई इंडियंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हो या अनऑडिटेड, सॉरी मॉडिफाइड हो, उस पर रिपोर्ट मॉडिफाइड गई हो? पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो फिर ऑडिट एक्सेप्ट कर, सॉरी इस अश्योरेंस असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपको एक बार क्या करना चाहिए? सोच समझ लेना चाहिए कि क्या ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करे भी या नहीं। क्योंकि जो बेस इंफॉर्मेशन है यूएफआई, जिसमें अपन ये ट्रांजैक्शन इवेंट एडजस्ट करेंगे, वो खुद ही क्या है? मॉडिफाइड है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में जो नई इंफॉर्मेशन बनेगी वो भी मॉडिफाइड ही बनेगी। अरे बोलो, वील हैव टू असेस शुड वी एक्सेप्ट दिस और नॉट। देखते हैं क्या पॉइंट है। डी, where the source from which UFI and any inquiry information is extracted have been audited or reviewed and modified audit opinion or review conclusion has been expressed or an emphasis of matter paragraph is existing, consider whether or not the law and regulation permits the use of reference in the practitioner's report to the modified opinion or review conclusion or emphasis of matter। ये लाइन समझ पाएंगे अपन आगे जब अपन डिस्कस करेंगे कि अगर यूएफआई में मॉडिफाइड ओपिनियन आया है तो एक बात तो समझ लो आप कि पीएफआई जो आप बनाओगे उसकी रिपोर्ट में वो मॉडिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा। तो आप एक्सेप्ट करते समय देख लेना कहीं लॉ में ऐसा तो नहीं लिखा है कि मॉडिफाइड यूएफआई से प्रोफॉर्मा नहीं बनेगा। अरे बोलो, अगर ऐसा है तो फिर हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हम पहले मुंबई इंडियंस को बोलेंगे कि आप अपना डेटा सही कर लो। अच्छा, मॉडिफाइड ओपिनियन किस पे आ सकता है? यूएफआई पे, मुंबई इंडियंस की बुक्स में, या आरसीबी में? दोनों में हो सकता है। दोनों में अपने को ये सोचना पड़ेगा कि यार ये असाइनमेंट एक्सेप्ट करें या नहीं, लॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। सिमिलरली अगर ऑडिट नहीं हुए हैं तो भी फिर अपन क्या करेंगे? अगर एक्सेप्ट करेंगे तो रिपोर्ट में लिखना चाहेंगे कि यूएफआई और एडजस्टमेंट्स अनऑडिटेड थे। क्या लॉ मना तो नहीं करता है ऐसा लिखने के लिए? ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है? बोलो। और ये पॉइंट दोनों के लिए है, मुंबई इंडियंस के लिए यानी कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और एक्वायरी यानी कि टारगेट जिसको एक्वायर कर रहे हैं अपन। एक्वायरी मतलब सेलिंग कंपनी, एक्वायरर मतलब बाइंग कंपनी, ठीक है? एंड देन यू शुड डू एन अग्रीमेंट विद द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, यानी मुंबई इंडियंस के साथ आप एक अग्रीमेंट करोगे। क्या? वही सबसे पहले you will have to adequately disclose and describe the criteria to the users कि किस बेसिस पे आपने पीएफआई बनाया है। कंपाइल करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एज पर क्राइटेरिया, और प्रैक्टिशनर्स को इन्फॉर्मेशन देना होगी। ये चीज एक एडिशन है जो नॉर्मली अपन ऑडिट प्रेमाइस में नहीं पढ़ते थे। समझ गए होगे आप शायद। नॉर्मली ऑडिट प्रेमाइस में क्या होता है? यू आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनल कंट्रोल। यहाँ पे हम बोलेंगे यू आर रिस्पॉन्सिबल टू गेट यूएफआई, डू एडजस्टमेंट्स, प्रिपेयर पीएफआई। फिर वहां बोलते थे वी नीड ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू दोज विद इन द एंटिटी। यहाँ पे हम बोलेंगे ये तीन तो चाहिए, प्लस हमें किसका एक्सेस भी चाहिए? एक्वायरी का। एक्वायरी मतलब आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स का भी हमें एक्सेस चाहिए, जरूरत पड़े तो उसके भी बुक्स हम चेक कर सकते हैं, नहीं तो हम इस पर रिपोर्ट कैसे दें? तो ये एक एडिशनल टाइटल या राइट हमारे को होना चाहिए। ओके, बोलो ना, ठीक है? देन वील कम टू द ऑडिट प्रोसीजर्स, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। तो ये अभी अपन ने क्या पढ़ा? एक्सेप्ट करना है या नहीं।
नेक्स्ट अब अपन पढ़ रहे हैं प्लान और परफॉर्म करना। प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस इज सिंपल। सबसे पहले आपको क्या समझना चाहिए? सूटेबिलिटी ऑफ क्राइटेरिया। और उसके बेसिस पे फिर आपको क्या चेक करना चाहिए? हाउ द रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैज कंपाइल्ड। इसके साथ आपको क्या देखना चाहिए? जो सोर्स इंफॉर्मेशन है यूएफआई की, प्लस जो इंफॉर्मेशन है एडजस्टमेंट्स की, उसकी वैलिडिटी चेक कर। अरे बोलो ना। एंड देन स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे क्या है, मॉडिफाइड ओपिनियन या एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर अनऑडिटेड इंफॉर्मेशन। तो देखो, ये 4 स्टेप्स तो लॉजिकल है। मेन तो आपको क्या चेक करना है बताओ? यूएफआई बनाने क्राइटेरिया सही होना चाहिए और उसको प्रॉपरली अप्लाई किया गया। क्राइटेरिया क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को हम हमारी बुक्स में एज इट इज ऐड कर देंगे। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है। कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे हम पूछेंगे एज एन प्रैक्टिशनर, यार एक बात बताओ, से फॉर एग्जांपल एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करी है। अब आप समझना बात को। सपोज फॉर एग्जांपल देयर इज अ मर्जर व्हिच इज प्रपोज्ड बिटवीन टाटा स्टील एंड टाटा मोटर्स। टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में एक मर्जर है प्रपोज, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा? हो सकता है कि कोई चीज एक कंपनी के लिए स्टॉक हो, दूसरे के लिए फिक्स एसेट हो। ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक कंपनी के लिए कोई चीज इन्वेस्टमेंट हो, दूसरे के लिए एसेट्स हो। तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई जब हम पीएफआई बनाएंगे तो क्या सेम कैटेगरी में ऐड करेंगे उसको या रिक्लासिफाई करेंगे? लेट मी टेक अ सिंपल एग्जांपल। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक सब्सिडरी कंपनी खरीदी है जिसका बेसिकली काम है रियल एस्टेट में डील करना, अपना मैन्युफैक्चरिंग है। एलएनटी की एक सब्सिडरी एलएनटी इन्वेस्टमेंट्स, वो रियल एस्टेट में डील करती है। इनफैक्ट जो एलएनटी का हेड ऑफिस है ना, वो भी खरीदा एलएनटी इन्वेस्टमेंट ने और उसको किराए पे दे रखा है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी? जब एलएनटी और एलएनटी इन्वेस्टमेंट मर्ज होंगे तो पीएफआई बनाएंगे। पीएफआई में एलएनटी इन्वेस्टमेंट्स की बुक्स में क्या आ रहा होगा? इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग। पर मर्जर के बाद ये इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग क्या इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग के नाम से आएगा या पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? ये प्रॉपर्टी के नाम से आएगा। अरे बोलो। और फिक्स एसेट जैसे इसको फिर क्या करना पड़ेगा? अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। तो ये रिक्लासिफिकेशन होगा। तो ये सारी चीजें अपने को मेन समझना है कि भैया जब मर्ज अपन बुक्स को दोनों को ऐड करेंगे तो इन सब किस बेसिस पे किया जाएगा। ये क्राइटेरिया सूटेबल होना चाहिए। बाकी अपने को सिर्फ क्या चेक करना है? सोर्स डेटा दो थे, एक यूएफआई मुंबई इंडियंस की बुक्स और एक रॉयल चैलेंजर्स की फाइनेंशियल्स जिसको अपन एडजस्ट करेंगे। इन दोनों को अपने को सोर्स की रिलायबिलिटी असेस करना है। अरे बोलो ना। तो क्या लिखा है पहला? यू विल हैव टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या चेक करो? कम से कम यूएफआई सही सोर्स से आया है और एडजस्टमेंट जितने भी किए गए they are relating to the event, factually supportable, consistent with the framework and the accounting policy. The presentation is appropriate, the disclosures provided should be complete. पहला पॉइंट यूएफआई से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट से रिलेटेड, तीसरा पॉइंट पीएफआई के प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर से रिलेटेड। क्राइटेरिया ऐसा हो कि यूएफआई की इंफॉर्मेशन सही आए, जो भी एडजस्टमेंट्स करें वो प्रॉपर जो एक्चुअल में इवेंट है उसी के हों, प्रॉपर लॉजिक से एडजस्टमेंट्स किए जाए और साथ ही साथ में अगर पॉलिसीज डिफरेंट है दोनों की तो उसे कंसिस्टेंट किया जाए। एंड थर्ड, पीएफआई का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर परफेक्ट है। ये चीज अच्छी हो जाएगी तो हम बोलेंगे क्राइटेरिया हमारा सही है। ठीक है। इट शुड बी एज पर लॉ एंड रेगुलेशन एंड इट शुड नॉट मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिसलीडिंग। ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल चेक दी एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स। रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कैसे एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स लगाए और कंपाइल किया। फिर हम चेक करेंगे यूएफआई का सोर्स डेटा रिलायबल है,
और प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स अप्रोप्रिएट है। तो पहले क्राइटेरिया, फिर प्रोसीजर्स, उसके बाद सोर्स डेटा दोनों का सही है या नहीं ये चेक कर लो। इसके बेसिस पे फाइनली अब आप पोजीशन में आओगे रिपोर्ट देने की। ठीक है, अगला मुद्दा वही वाला, अगर यूएफआई या प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स के ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी तो आप क्या करोगे। स्टैंडर्ड साइलेंट है। स्टैंडर्ड बोलता है प्रैक्टिशनर शुड असेस वेदर दैट मॉडिफिकेशन अफेक्ट्स द प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ही शुड अकॉर्डिंगली देन मॉडिफाई हिज ओन रिपोर्ट। एक बात स्टैंडर्ड बोलता है कि ये बात तो बिल्कुल तय है कि अगर यूएफआई मॉडिफाइड है तो आपके पीएफआई की रिपोर्ट में भी आपको मॉडिफिकेशन तो देना पड़ेगा, पर उससे आपके पीएफआई के मॉडिफिकेशन यानी कि आपकी प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मॉडिफाइड है या नहीं है वो आपको असेस करना। इसका मतलब यूएफआई की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पीएफआई में कैंसिल ही हो गई, पॉसिबल है क्या। जैसे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में एक ट्रांजैक्शन हुआ था जिसे मुंबई इंडियंस ने सही अकाउंट फॉर नहीं किया गया था, इसलिए मुंबई इंडियंस के ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दे दी। पर जब मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की हम मर्ज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये ट्रांजैक्शन इंटर कंपनी होकर एक्सक्लूड हो जाएगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हो सकता है फिर ऑडिटर प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे अनमॉडिफाइड रिपोर्ट दे दे, पर जो मॉडिफिकेशन अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में थे वो तो उसे अपनी रिपोर्ट में शो करना पड़ेंगे। वो बात अलग है फिर उसे कैसे शो करेंगे, एज अ मॉडिफिकेशन और एज एन एम्फेसिस ऑफ मैटर, मे बी एज एन एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर एज एन एडिशनल डिस्क्लोजर। यानी फाइनली अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड क्या बोलता है, द प्रैक्टिशनर विल इवैल्यूएट क्या पीएफआई पर क्राइटेरिया है, क्या एक्शंस लेने की जरूरत पड़ी है। दोस्तों ये सब अपन कब पढ़ रहे हैं, जब सोर्स डेटा हमारा क्या है, अनमॉडिफाइड है या मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड है। अरे बोलो, तब की प्रॉब्लम है। और क्या इसका प्रैक्टिशनर्स की एबिलिटी पे रिपोर्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको लगता है सोर्स डेटा अप्रोप्रिएट ही नहीं है तो आप क्या करोगे। टॉक टू द रिस्पॉन्सिबल पार्टी, टेल देम दैट करेक्ट इट, इफ नॉट टेक वट एवर एक्शंस यू थिंक यू नीड टू टेक। यानी ऐसे ही क्या बोलता है, आपका डिसीजन है। अब आप फर्दर एक्शंस क्या ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, बोल सकते हो भाई नहीं देंगे रिपोर्ट, या मॉडिफाइड रिपोर्ट दोगे। ये कब, जब सोर्स डेटा गलत हो। ठीक है, ये प्रोसीजर में बोल रहा है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना, दैट्स ओके। फैक्ट ये सेपरेट पॉइंट है ऑडिट प्रोसीजर्स का। You should check arithmetical accuracy. You should also check presentation. यानी घुमा फिरा के तीन चीज चेक कर रहे हो आप, क्या ये सही लगाया है, अरिथमेटिकली एक्यूरेट है सब कुछ, और प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर्स जो जो आना चाहिए वो आ रहे हैं या नहीं। बेस्ड ऑन दैट यू शुड टेक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आप बताओ क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। हाँ, क्यों, क्योंकि आप क्या नहीं कर रहे हो, यूएफआई और पीएफ सॉरी यूएफआई और प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट चेक नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसका मर्जर कॉम्बिनेशन चेक कर। आप बताओ क्या यहाँ पे प्रैक्टिशनर यूएफआई का ऑडिट करेगा क्या, मुंबई इंडियंस की खुद की बैलेंस शीट पीएनएल का ऑडिट अपन कर रहे हैं क्या, नहीं, उस पर तो रिलाई कर रहे हैं, इसलिए उस पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। चलिए फाइनली देखते हैं ओपिनियन कैसे बनेगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन।
कब देंगे अनमॉडिफाइड ओपिनियन? जब हमें लगता है प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज बीन कंपाइल्ड in all material respect by responsible party on the basis of applied criteria. ठीक है, मॉडिफाइड कब देंगे? जब ऐसा नहीं होगा। इसमें आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है? अब ये सुन लो पॉइंट ध्यान से। हाँ, अगर मॉडिफाइड ओपिनियन देने के लिए लॉ ने प्रोहिबिट कर रखा है, क्या मतलब? लॉ बोलता है कि अगर प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस पे हमें ऑडिटर का अनमॉडिफाइड ओपिनियन चाहिए। यानी कि कानूनी तौर पे अगर आपने प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कराया और उसका ओपिनियन अनमॉडिफाइड नहीं आया तो आप प्रोस्पेक्टस इशू ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे? फिर कोई मतलब नहीं है क्या देके ओपिनियन देके, क्योंकि वो काम ही नहीं आना। या तो आप विड्रॉ करोगे या फिर अब आप लीगल एडवाइस लो कि अब हम क्या करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे विड्रॉ किया तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर लॉ में ऐसा प्रोहिबिटेड नहीं है, क्या लॉ ये नहीं बोलता कि प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन चाहिए। वो बोलता है ऑडिट ओपिनियन चाहिए, ऑडिट होना चाहिए। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम क्या देंगे? फिर प्रैक्टिशनर विल गिव मॉडिफाइड ओपिनियन। इनडायरेक्टली मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या पीएफआई पर प्रैक्टिशनर का मॉडिफाइड ओपिनियन आ सकता है क्या? यस। कब नहीं आएगा? जब लॉ ने बोला है मॉडिफाइड नहीं, अनमॉडिफाइड ही चाहिए। फिर उस केस में या तो विड्रॉ करो या लीगल एडवाइस लीजिए। ठीक है। और ये एक रिपोर्ट का आपको जनरली ऐसे फॉर्मेट दिया हुआ है कि फ्रेज क्या यूज करते हैं। जैसे अपन ट्रू एंड फेयर व्यू लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं? PFI has been compiled in all material respect on the basis of applied criteria। अभी पढ़ा अपन ने। यानी कोई ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह कुछ नहीं लिखते, सिर्फ क्या लिखते हैं? PFI is as per applied criteria। सही बताओ, दिल पे हाथ रख के तुमने चेक क्या किया है? PFI ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है, सही ओपिनियन है, या सिर्फ क्राइटेरिया सही लगाया है? क्राइटेरिया सही लगाया। क्योंकि अपन तो सोर्स डेटा ही चेक नहीं कर रहे हैं ना, तो अपन उसके ट्रू एंड फेयरनेस पे कैसे कमेंट करेंगे? ठीक है, चलिए। ये आपका क्या होता है कंप्लीट? 3420 न्यू स्टैंडर्ड। ओके, चलिए अब हमारे 4000 सीरीज के दो स्टैंडर्ड्स हैं, देख लेंगे। 4410 और 4400 छोटे स्टैंडर्ड्स हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट 4410 पहले देखना चाहेंगे आप लोग? अब क्या है सर, दो तो बाकी हैं, क्या पहले क्या बाद में, कुछ भी बता दीजिए। ठीक है, ऐसा है तो फिर पहले हम 4410 देख लेते हैं। ये भी कौन सा है? रिवाइज्ड। ये ऐसे भी इंपॉर्टेंट था, रिवाइज नहीं हुआ था तो भी पूछा जाता था, अब रिवाइज हो गया तो भगवान जाने क्या करेगा इंस्टीट्यूट। SRS, ये क्या है? SRS रिलेटेड सर्विस बोले तो इज अ नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिशनर कोई ओपिनियन नहीं देगा, सिर्फ क्या करेगा? कंपाइलेशन। यानी ये कौन सा असाइनमेंट है? जब आपके पास कोई फरियादी मैनेजमेंट आपके पास आया है, बोला ये ट्रायल बैलेंस ले लो, कृपा करके हमारी बैलेंस शीट P&L बना के दे दो। हमने बोला ऑडिट भी कर दे क्या? मैनेजमेंट ने बोला तुम खुद बना रहे हो, ऑडिट कैसे करोगे? हम बोला तुमको कैसे बताओ? उसने बताया फाइनल छठा अटेम्प्ट में छोड़ा। हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट के लिए ही काम कर रहे हैं, उसको कंपाइल करके दे रहे हैं। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें मुद्दा क्या है? डिस्कशन का प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, क्या आप ऑडिट कर रहे हो? क्या बोलो बोलो बोलो, क्या ऑडिट कर रहे हो? नहीं। दूसरी बात, क्या आप रिपोर्ट दोगे? हाँ। ये उस केस
की बात कर रहे हैं अपन, एसआरएस उस सिचुएशन की बात करता है जहाँ पे आपको मैनेजमेंट बोलता है कि यार ये लो ट्रायल बैलेंस, ये लो बुक्स ऑफ अकाउंट, ये लो लेजर बैलेंसेस, ये लो पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बना के दे दो और उस पर एक रिपोर्ट दे दो जिसमें ये मत लिखना कि ऑडिट हुआ है, हमने बोला लिखेंगे भी नहीं, ये लिखना कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर बुक्स बनाए गए हैं and they are prepared in all material respect as per the companies act or whatever is the applicable financial reporting framework. यानी हमें आपसे एक रिपोर्ट तो चाहिए और रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ चाहिए कि इसको एज पर फ्रेमवर्क बनाएंगे। क्या ऐसा असाइनमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है? द आंसर इज यस। लेकिन हम इस रिपोर्ट में साफ साफ लिख देंगे कि इसमें कोई ऑडिट नहीं है, कोई अश्योरेंस नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं, हमने सिर्फ इसे प्रिपेयर किया है किसके अनुसार? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, तो बस इसमें सबसे बड़ा सवाल आपके सामने क्या आता है पता है आपको? नहीं पता है ना? सपोज आप कंपाइल कर रहे थे और कंपाइल करते समय आपको कोई एपरेंट मिसस्टेटमेंट दिख गया, मतलब सर मिसस्टेटमेंट कैसे दिखा, हम ऑडिट थोड़ी ना कर रहे हैं। अरे क्या कंपाइल करते समय मिसस्टेटमेंट नहीं दिख सकता? हेलो, जैसे कि हम चेक कर रहे थे तो हमने देखा डिस्काउंट अलाउड इनकम साइड में आ रहा है, हम लगे डिस्काउंट अलाउड का क्रेडिट बैलेंस कैसे आ गया? उसने कहा हाँ बहुत लोगों ने तुमको डिस्काउंट अलाउ किया है। हम लोग भाई डिस्काउंट तुमने अलाउ किया है या सामने वाले ने तुमको दिया है? मैं कहा सामने वाले ने हमको दिया है तो डिस्काउंट अलाउड बाय हिम हुआ ना। हम लोग ऐसे खाते थोड़ी ना बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, हम लोग इसको डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, रिसीव्ड। उसने बोला कूल, कौन सी बड़ी बात है, हम डिस्काउंट रिसीव बुक कर देंगे, इसको क्या इशू। यानी क्या हो सकता है क्या कि आप जब प्रेजेंटेशन करें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करें तो आपको लगे कि कुछ नॉमेनक्लेचर, कुछ प्रेजेंटेशन ठीक नहीं, बोलो ना, पॉसिबल। दूसरा, हम लोग ये डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट में कैसे आ रहा है? उसने बोला कि इस साल क्या हुआ है, एक्चुअल में हमने जो डिस्काउंट दिया हर साल वो ज्यादा होता है, हमें जो मिलता है वो कम होता है, पर इस बार क्या हुआ, हमें डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिला है। यानी हमने डिस्काउंट क्या किया है, रिसीव ज्यादा किया है। हमने बोला भाई डिस्काउंट तुमने रिसीव ज्यादा किया है तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड को एक दूसरे से सेट ऑफ थोड़ी ना करते हैं, अलग अलग दिखाया जाता है। तो क्या बात कर रहे हो, हम तो इतने साल से सेट ऑफ कर रहे हैं। हमने बोला जो आज तक होता है अब नहीं होगा। इसका मतलब आप बताइए कि ऐसा भी हो सकता है क्या कंपाइल करते समय आपको कुछ प्रेजेंटेशन ही नहीं, अकाउंटिंग एरर्स भी नजर आ जाए? बोलो बोलो, हेलो, अरे हेलो, यस। तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए तो एसआरएस पढ़ रहे हैं। यानी एसआरएस बोलता है कि इस असाइनमेंट में भी हो सकता है कि आपको कुछ एपरेंट मिसस्टेटमेंट्स दिखने लगे, यू विल हैव टू चेक। इनफैक्ट यही नहीं, आपके सामने ये सवाल भी उठ सकता है क्या कि क्या हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के डिस्क्लोजर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये भी चेक करना होंगे क्या? क्योंकि कंपाइलेशन में मैं अकाउंटिंग सही हुई है नहीं ये तो चेक नहीं करूंगा, पर डिस्क्लोजर्स और प्रेजेंटेशन तो मेरे स्कोप में आएंगे। तो अगर एएस 18 के डिस्क्लोजर नहीं आ रहे हैं तो क्या मैं कंपाइलेशन करूं या नहीं करूं, और करूं तो क्या अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करूं कि एएस 18 इन कंपनी पे लगता है पर ये डिस्क्लोजर नहीं दे रहे? ये सब चीजों के लिए ये एसआरएस बनाए गए। आया फंडा समझ में आया दोस्तों? बोलो, चलिए देखते हैं। कंपाइलेशन एंगेज, since the compilation engagement is not an assurance engagement, क्योंकि एक कंपाइलेशन एंगेजमेंट एक अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है, ये तो समझ गए अपन। does not require practitioner to verify accuracy, completeness of information or gather evidence to express
ऑडिट ओपिनियन और रिव्यू कंक्लूजन। ऐसा नहीं बोला है कि हमें ओपिनियन या रिपोर्ट नहीं देनी है, ऐसा बोला है कि ऑडिट ओपिनियन या रिव्यू कंक्लूजन देने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम कोई एश्योरेंस दे नहीं रहे, आश्वासन दे नहीं रहे। ठीक है? Engagement is performed in accordance with this service on the premise यानी assumption that management or TCWG have agreed certain responsibility fundamental to performance of compilation engagement। कुछ नहीं है, बोल रहे हैं अल्टीमेट जिम्मेदारी कौन अपने लेने पे, सर पे लेने को तैयार है? मैनेजमेंट, TCWG। वो ये समझते हैं कि हम उनको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, ये हमारा काम नहीं है, हम उनको सिर्फ उनके काम करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है? पर्पस क्या है? क्यों जरूरत होता है ऐसा कंपाइलेशन करने का? होता है कई बार लॉ एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कि आप कोई दूसरी जगह यूज करना चाह रहे हो अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। ठीक है? बेसिकली चेक क्या करना है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार प्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ। दिस इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव। ठीक, डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंटिटी और इंटेंडेड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। चलिए, परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। सबसे पहले हाँ बताओ, क्या आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत है क्या? पहला सवाल। आर यू रिक्वायर्ड टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस? मैं बोलूंगा पूरे बिजनेस की नहीं, बट एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इतना तो आपको याद होगा। अगर 315 में अपन क्या करते थे? एनवायरमेंट, एंटिटी, इंटरनल कंट्रोल्स की जानकारी लेते थे। यहाँ पे हम जानकारी किसकी लेंगे? देखिए, एंटिटी के बिजनेस और ऑपरेशंस इंक्लूडिंग उसके अकाउंटिंग सिस्टम्स की, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो उस इंडस्ट्री पे लगता है, बस। क्योंकि मुझे सिर्फ कंपाइल करना है, मैंने थोड़ी ना ओपिनियन देना है। मुझे इंटरनल कंट्रोल से मतलब नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम से जरूर है। सही है ना? तो मुझे सिर्फ दो चीजों की जानकारी लेना है। एक किसकी? अकाउंटिंग सिस्टम्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनफैक्ट बिजनेस इंक्लूडिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कंपाइलेशन के लिए आप बताओ रिकॉर्ड्स कौन से यूज करोगे आप? जो मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा, हमें खुद को कुछ भी गैदर करने की जरूरत नहीं। एंड देन बेस्ड ऑन दैट वी विल डू द कंपाइल। स्टैंडर्ड बोलता है अगर प्रैक्टिशनर कंपाइलेशन के दौरान कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट्स देखता है, देन ही शुड डिस्कस इट विथ मैनेजमेंट और TCWG। जजमेंट कहाँ लगेंगे? इनफैक्ट ये पॉइंट बोलता है हो सकता है कि जब आप कंपाइल करने जाओ तो मैनेजमेंट ही आपसे कोई चीज पूछे कि यार ये कैसे करें। अगर ऐसा है तो फिर आप मैनेजमेंट TCWG के साथ डिस्कस करके वो जजमेंट्स लें। यानी नॉर्मली मेरा काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना नहीं है, पर कुछ एरियाज में हो सकता है प्रैक्टिशनर की एडवाइस ली जाए। अगर वो लिए तो फिर कंपलसरी है कि वो किसके साथ डिस्कस होना चाहिए? मैनेजमेंट और TCWG। यहाँ एडवाइस कौन दे रहा है दोस्त? ये देखो, प्रैक्टिशनर हैज प्रोवाइडेड असिस्टेंस, यानी किसने मदद की है? प्रैक्टिशनर ने। किसके लिए? अकाउंटिंग करने के लिए। तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है? स्टैंडर्ड बोलता है फिर आप फ्रेमवर्क के अनुसार कंपाइल करोगे। कंपाइल करने के बाद एक बार आपको एक ऐसे 520 पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर। अपन ने पढ़े थे एनालिटिकल प्रोसीजर 3 बार लगाते। पहले रिस्क असेसमेंट के लिए, दूसरा सब्सटैंसिव ऑडिट एविडेंस गैदर करने के लिए, और आखिरी बार लगाते हैं ओवरऑल कंक्लूजन्स फ्रेम करने के लिए। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि जब आप फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कंक्लूजन्स बनाएंगे तो एक बार आप एनालाइज कर लो, यानी पूरी इंफॉर्मेशन कंपाइल हो गई, उसके बाद एक बार एनालाइज कर लो कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस है उसके अनुसार ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सूटेबल है या नहीं। वही वाली बात, GP रेशो बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, NP रेशो बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है। तो प्रायर टू कंप्लीशन यू शुड रीड द कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन
इन लाइट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटीज बिजनेस एंड ऑपरेशंस एंड फ्रेमवर्क। ऐसे भी अपन बस तीन चीजों की जानकारी लेते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, यहां तक सब कुछ नॉर्मल है, सब केस में होगा। प्रॉब्लम कब आएगी? अब जब आपको क्या हुआ, यू बिकम अवेयर ऑफ एनी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, एक्सप्लेनेशन और जजमेंट्स टू बी इनकम्प्लीट, इनएक्यूरेट और अनसेटिस्फैक्ट्री। ये बताओ ये कौन सी सिचुएशन हो गई? डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट अलाउड, है ना? कुछ भी चीज आपको अनसेटिस्फैक्ट्री लगी, आप बताओ क्या करोगे? डिस्कस किससे? मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट आपको अनसेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स देता है, you will have to get it, not that. If the management actually, you will have to discuss it and you will have to get a response to it. अब सपोज आपको लगता है कि हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, क्या मतलब? या तो मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या कोई डेटा मिसिंग है, हम कुछ पूछ रहे हैं उसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, तो फिर इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है? विड्रॉ कर ले। क्या मतलब विड्रॉ करने का? एसआरएस बोलता है कि अगर आपको कंपाइलेशन किया है तो कंपाइलेशन के केस में यूजुअली आप क्या करोगे? यू विल कंपाइल एंड रिपोर्ट। पर अगर आपको लग रहा है आप कंपाइल कर ही नहीं पाओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दोगे और रिपोर्ट में लिखोगे कि हम कंपाइल नहीं कर पाए। ऐसे भी ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इसलिए ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? विड्रॉ ही कर लो। यानी यहाँ पे डिस्क्लेमर या एडवर्स जैसी चीज नहीं होगी, सीधे क्या होगा? विड्रॉ। लो भाई, क्लियर है सबको? मैनेजमेंट या तो आपको ठीक नहीं करके दे रहा है या इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, दोनों ही केस में व्हाट यू विल डू इज विड्रॉल। कभी आपको लगता है विड्रॉल में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, देन यू कैन टेक लीगल एडवाइस व्हाट टू डू। ठीक, एंड देन जस्ट बेस्ड ऑन दैट यू विल गिव योर प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। और रिपोर्ट में हम सिर्फ क्या लिखेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपाइल्ड एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड we do not express any audit opinion or review conclusions. We just say they are in accordance with applicable financial reporting framework. ठीक है, यानी दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, इसमें सिंपल सा स्टैंडर्ड है, कभी भी मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं जाता। या तो रिपोर्ट अनमॉडिफाइड जाएगी या फिर विड्रॉ करेंगे, बस। ठीक है, बाकी वापस से ये कुछ एसेज हैं जो यहाँ पे रेलिवेंट होंगे, जैसे कि 200 की हालांकि इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं हो। बाकी प्रिंसिपल्स एक्सेप्ट करना या नहीं 210, कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी, कोई डेफिशिएंसी आपको मिल गई कंपाइलेशन के दौरान जो अनरिलेटेड है हमारे ऑडिट से, फिर भी हमें 265 में रिपोर्ट करना चाहिए। कम्युनिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू टीसीडब्ल्यूजी, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब। यानी घुमा फिरा के कंपाइलेशन के इस ऐसे में एसआरएस में इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ क्या समझने की है? हमारा काम कंपाइल करना है, नो ऑडिट, नो रिव्यू, कंक्लूजन। आप हमें डेटा दोगे, हम उसके बेसिस पे कंपाइल करेंगे, उस दौरान अगर हमें कुछ भी अप्रोप्रिएट अनसेटिस्फैक्टरी मिला तो डिस्कस करेंगे। अगर आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दी है तो हम विड्रॉ कर लेंगे, नहीं तो फिर हम रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट हमारी अनमॉडिफाइड ही बनेगी, उसमें लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द फ्रेमवर्क बट दिस इज नो ऑडिट, नो ओपिनियन हैज बीन इशूड। दैट्स इट। अंडरस्टैंडिंग हमको सिर्फ दो चीजों की लेना है, बिजनेस ऑपरेशन अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क व्हिच अप्लाइज ऑन दैट एंटिटी, और हमें कंपाइलेशन उसके अनुसार करना। हाँ, इसमें एक पॉइंट आप चाहें तो लिख सकते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस चेक करना है क्या? यस, टू द एक्सटेंट इट इज रिलेटिंग टू प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। स्टैंडर्ड बोलता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में सब आता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, उसके नॉर्म्स, तो उसकी सारी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मीट हो रही है या नहीं ये तो चेक करना है। वो डेटा कितना सही है या गलत वो चेक नहीं करना, बट डिस्क्लोजर्स जो आना चाहिए थे वो आ रहे हैं या नहीं ये तो आपको चेक करना पड़ेगा।
ठीक है, चलिए और आखिरी स्टैंडर्ड पे आ जाए।